नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रुद्रा कंपटीशन में। जैसा कि आप लोग को मालूम है, इतिहास का जो हमारा सीरीज़ चल रहा है, इस सीरीज़ में मैं दूसरा वीडियो लेकर आया हूं महाजनपद काल का। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे शिशुनाग वंश के बारे में, उसके बाद नंद वंश के बारे में और मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य तक इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो जैसा कि आपको हम कल बताए थे कि जो मगध साम्राज्य पर पहला वंश का शासन था, उस वंश का नाम था हर्यक वंश। हर्यक वंश का जो राजा था, जो संस्थापक था, वो बिंबिसार था। बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु यानी उसका जो पुत्र था वो राजगद्दी पर बैठा। और वैसे ही काम उसका जो पुत्र था उदय, जिसे उदयन के नाम से जाना जाता है, उसने क्या किया कि अजातशत्रु का हत्या करके और खुद राजगद्दी पर बैठ गया। इस प्रकार आपको बताए थे हम कल, उदयन के बाद कोई प्रभावी शासक नहीं हुआ। उसके बाद 3 और शासक हुए, जिसमें नागदशक जो था आपका अंतिम शासक था। नागदशक का जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था, नागदशक का एक मंत्री था जिसका नाम था शिशुनाग। नागदशक का एक मंत्री था जिसका नाम था शिशुनाग। शिशुनाग ने क्या किया था कि शिशुनाग ने अपने ही राजा यानी जो नागदशक था, हर्यक वंश का अंतिम शासक था, शिशुनाग ने नागदशक की हत्या करके और शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। इस वंश को याद रखने में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि शिशुनाग ने हत्या किया था, आप लोग देख रहे हैं 412 ईसा पूर्व में नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश का स्थापना किया था। सबसे महत्वपूर्ण कहानी, शिशुनाग से ज़्यादा प्रश्न बनते नहीं हैं और मैं आपको इस वीडियो में बस इतना ही देने वाला हूं कि उत्तर प्रदेश लेखपाल, यूपी पुलिस और जो भी हमारे नॉर्मल लेवल के एग्ज़ाम हैं उसमें प्रश्न छूटे ना। हम ज़्यादा इस वीडियो को गहराई में नहीं लेकर जाना चाहते हैं और हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जिससे हम लोग का सिलेक्शन हो जाए। तो इस वीडियो में हम ज़्यादा आपको देना नहीं चाहते हैं, बस जितना दिया जाए यानी उतना लीजिए और उससे काम चल जाए, यानी हम लोग क्वालिफाई कर जाए। देखिए, अभी बताया कि नागदशक का हत्या किसने किया था? शिशुनाग ने। और शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में हत्या करके और शिशुनाग वंश का स्थापना किया था। शिशुनाग का सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य यह है कि उसने अवंती और वत्स को विजय करके यानी जीत करके उसको मगध साम्राज्य में मिला लिया था। सबसे महत्वपूर्ण शिशुनाग का एक ही कार्य है कि उसने क्या किया था कि अवंती और वत्स साम्राज्य को जीत करके, जैसा कि बिंबिसार के समय अवंती और वत्स मगध महाजनपद के बहुत ही करीबी और वो एक दोस्ती वाले साम्राज्य हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही शिशुनाग वंश का शासन हुआ उस समय अवंती और वत्स को शिशुनाग ने विजित करके और मगध साम्राज्य में मिला लिया था। उसके बाद अभी बताया आपको कि पाटलिपुत्र राजधानी थी उदयन के समय, अजातशत्रु और बिंबिसार के समय राजगीर आपका राजधानी था मगध का, और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किया था। और उसके बाद आपको बता दें, वैशाली राजधानी बनाने का जो सर्वप्रथम श्रेय जाता है वो किसको जाता है? तो शिशुनाग को जाता है। ठीक है, वैशाली यानी सर्वप्रथम मगध साम्राज्य की जो राजधानी है वो वैशाली बनाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है आपके शिशुनाग को। इसके बाद शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी था, शिशुनाग का उत्तराधिकारी इसका जो पुत्र था उसका नाम था कालाशोक। ध्यान दीजिएगा, शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी था उसका नाम था कालाशोक। कालाशोक को ग्रंथों में यानी पुराणों में काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा दिन इन लोग का शासन नहीं चला, शिशुनाग वंश का शासन नहीं चला। आप लोग देख रहे हैं 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक इनका शासन चला। पुराणों में कालाशोक को काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। जैसा कि अभी बताया आपको कि जो इसके पिता थे शिशुनाग ने क्या किया था कि राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली कर दिया था। तो ये पुनः क्या किया कि अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र ट्रांसफ़र कर दिया, और इसके बाद लगभग देखा जाएगा औसतन तो पाटलिपुत्र ही आगे राजधानी बनी रही मगध साम्राज्य की। तो इसका एक महत्वपूर्ण कार्य। और दूसरा आपको बता दें, इसमें एक और प्रश्न पूछता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति
तो हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। यदि आप बौद्ध धर्म का हमारा वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में हिस्ट्री का जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाकर देख सकते हैं। प्रथम बौद्ध संगति हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में, और दूसरी जो बौद्ध संगति हुई थी वो कालाशोक यानी काकवर्ण के शासनकाल में हुई थी। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद एक और प्रश्न पूछता है कि किसके शासनकाल में महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो अजातशत्रु के शासनकाल में ही गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो अभी बताएं हम कि कालाशोक को पुराणों में काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। दो इसका इम्पोर्टेंट कार्य क्या है कि अपने पिता द्वारा हस्तांतरित जो राजधानी थी पाटलिपुत्र से वैशाली, उसको पुनः ये ट्रांसफ़र करके वैशाली से कहाँ बना दिया, पाटलिपुत्र बना दिया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो जो दूसरी बौद्ध संगति थी वह किसके शासनकाल में हुई थी, तो कालाशोक यानी काकवर्ण के शासनकाल में हुई थी। उसके बाद जो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन। इसको याद रखिएगा आप लोग, शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था नंदीवर्धन। तो इस प्रकार ये शासन सत्ता चलती रही। इसके पश्चात आपको बता दें 344 ईसा पूर्व के बाद नंद वंश का स्थापना हुआ, और नंद वंश एक कहा जाता है पौराणिक साक्ष्यों में कि शिशुनाग वंश का खात्मा किसके द्वारा किया गया था, तो था महापद्मानंद, और महापद्मानंद के द्वारा ही शिशुनाग वंश का अंत किया गया था और उसने नंद वंश का स्थापना किया था। चलिए हम लोग देखते हैं नंद वंश के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो नंद वंश का संस्थापक था महापद्मानंद। नंद वंश का संस्थापक था महापद्मानंद। देखिए कहा जाता है कि यह पहला ऐसा राजा था जो गैर क्षत्रिय था, यानी ये जो था निम्न वर्ग से बिलोंग करता था, पहला ऐसा राजा था जो गैर क्षत्रिय था। इसे कहा जाता है कि इसे द्वितीय परशुराम भी कहा जाता है। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा परशुराम कौन थे, तो परशुराम एक ब्राह्मण थे। फिर इसकी तुलना द्वितीय परशुराम से क्यों किया जाता है, द्वितीय परशुराम से इसकी तुलना इसलिए किया जाता है कि ये क्षत्रियों का नाशक था, ठीक है, इसीलिए इसे सर्व क्षत्रांतक भी कहा गया। महापद्मानंद को क्या कहा गया है, सर्व क्षत्रांतक। याद रखिएगा इसको, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि सर्व क्षत्रांतक की उपाधि कौन धारण किया था, सर्व छत्रांतक कहा जाता है किसको, महापद्मानंद को। सर्व छत्रांतक का मतलब ये होता है कि ये क्षत्रियों का नाश करने वाला था, क्योंकि गैर क्षत्रिय शासक था तो स्वाभाविक बात है कि ये क्षत्रियों का नाश करेगा। चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद इसे द्वितीय परशुराम क्यों कहा जाता था, अभी आपको बताया कि चूंकि परशुराम भी क्षत्रियों का नाशक थे, यानी क्षत्रियों का नाश करने वाले थे, और इसी प्रकार महापद्मानंद भी क्षत्रियों का नाशक था, इसीलिए इसे द्वितीय परशुराम कहा जाता है। इसने एक उपाधि धारण की थी और उस उपाधि का नाम था एकराट। याद रखिएगा, महापद्मानंद ने एक उपाधि धारण की थी, उस उपाधि का नाम था एकराट। और महापद्मानंद को किसी ग्रंथों में भार्गव भी कहा जाता है। तो चार चीज़ें आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। महापद्मानंद को द्वितीय परशुराम, सर्व छत्रांतक, भार्गव और एकराट भी कहा जाता है। महापद्मानंद का एक लड़का था जिसका नाम था घनानंद। घनानंद के समय से ही नंदवंश का खात्मा हो जाता है। तो महापद्मानंद के बाद मगध साम्राज्य पर घनानंद का शासन हुआ। चूँकि घनानंद का शासन ज़्यादा समय तक चला नहीं, घनानंद जो था उसी के दरबार में कौटिल्य रहते थे, जिसे हम चाणक्य कहते हैं, और जिनका जो उपनाम है विष्णुगुप्त है। तो जब घनानंद द्वारा कुछ अपमानित कर दिया गया था कौटिल्य को, तो कौटिल्य ने क्या किया था कि चंद्रगुप्त की सहायता से उसने क्या किया, घनानंद को की हत्या करवा दी, और उस प्रकार मौर्य वंश का स्थापना हुआ। तो और मौर्य वंश का स्थापना कब हुआ था, तो मौर्य वंश का स्थापना हुआ था 322 ईसा पूर्व में। और आपको बता दें तक्षशिला विश्वविद्यालय, जैसे कि आपको कल बताए थे जब हम महाजनपद कल पढ़ा रहे थे, स्टार्टिंग वाला जो 16 महाजनपदों के बारे में बताए थे, तो उसमें हम आपको बताए थे कि तक्षशिला जो थी गांधार की राजधानी थी, और तक्षशिला जो था विश्वविद्यालय
उसमें बहुत सारे ऐसे महान महान व्यक्तित्व हैं जहाँ से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। खुद चंद्रगुप्त भी तक्षशिला विश्वविद्यालय से ही अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा लिया था। यहाँ तक कि कौटिल्य, उसके बाद प्रसेनजित, जैसे कौशल नरेश आपको बताए थे, कौशल नरेश प्रसेनजित भी तक्षशिला विश्वविद्यालय से ही शिक्षा लिए थे। उसके बाद आपको कल भी बताए थे कि बिंबिसार का एक आपका वैद्य था, राज्य वैद्य था, जिसका नाम जीवक था। जीवक भी उसी तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण किया था। तो उस समय एक प्रतिष्ठित संस्थान हुआ करता था पूरे विश्व भर में। तो अभी बताए कौन कौन लोग वहाँ से शिक्षा ग्रहण किए थे। तो बिंबिसार का जो राज्य वैद्य था जीवक, उसके बाद कौशल नरेश प्रसेनजित, चंद्रगुप्त, खुद कौटिल्य भी वहीं से पढ़े थे, यानी वहीं से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी, अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। तो खुद अभी बताया आप लोग को कि घनानंद की हत्या करके 322 ईसा पूर्व में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवाई और 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का स्थापना हुआ। चलिए हम लोग चलते हैं मौर्य वंश की तरफ, आइए देखते हैं। देखिए, और आपको बता दें महाजनपद काल से यदि कहीं से ही प्रश्न न बने, लेकिन मौर्य वंश से प्रश्न बनने की संभावना लगभग बहुत ज़्यादा होती है, यानी हम 110% भी कह लेंगे तो कम ही होगा। ठीक है, तो मौर्य वंश से प्रश्न बनता ही है। और आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसे अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, लाइक कीजिएगा यदि पसंद आएगा तो, और कमेंट में आप ज़रूर कहिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग आगे चलते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देखिए, 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक इसका शासन रहा। चंद्रगुप्त मौर्य आपको बताएं कि इसके वंश से और कुल से आज भी इतिहासकारों में विवाद रहता है। ब्राह्मण ग्रंथ यह मानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को ब्राह्मण ग्रंथ यह मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र था। ब्राह्मण ग्रंथ यह मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र था, लेकिन जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र मानने से मना ही करते हैं, यानी वो नहीं मानते हैं। वो मानते हैं कि कोई शूद्र इतना प्रभावशाली शासक कैसे बन सकता है। तो जैन धर्म, ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण ग्रंथ क्या मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, शूद्र था, लेकिन जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ ये मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य एक क्या था, क्षत्रिय था। ठीक है, कुछ इतिहासकार ये मानते हैं, जैसे अभी रोमिला थापर ये मानती हैं कि जो ये आपका था ये चंद्रगुप्त मौर्य वैश्य था। आप लोग नाम सुने होंगे मुद्रा राक्षस, एक जो ग्रंथ है, मुद्रा राक्षस में इसे ब्रिसल कहा गया। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल कहा गया। ध्यान दीजिएगा, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल कहा गया, और ब्रिसल का जो संबंध होता है वो निम्न कुल से होता है। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं ये मालूम होता है, ये हमें जानकारी प्राप्त होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था कोई राजघराने का लड़का नहीं था, कोई राजघराने का व्यक्ति नहीं था, वो एक निम्न कुल से, यानी कई ऐसे साक्ष्य हैं, जैसा अभी बताया ब्राह्मण ग्रंथ भी मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र था। उसके बाद मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ है उससे भी हमें जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है, और ब्रिसल शब्द का अर्थ होता है निम्न कुल से। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, यानी मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है। आप कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिए, कम से कम इसी के बहाने एक कमेंट किया कीजिए आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। अभी बताया कि विभिन्न इतिहासकारों के मध्य मतभेद था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वह किस कुल से हैं, यानी निम्न कुल से हैं या उच्च कुल से हैं। तो आपको बता दें अभी कि वो किसी कुल का हो, चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत ही प्रतापी राजा था। जब घनानंद के समय पश्चिमोत्तर भारत, यानी पश्चिम उत्तर भारत, जैसे कि आप लोग को नक्शे में बता दें, थोड़ा सा हम डायग्राम बना दे रहे हैं। देखिए, ये हमारा नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। यहाँ हमारा मगध साम्राज्य था, यानी जो बिहार के आसपास का जो क्षेत्र है वो मगध साम्राज्य का हिस्सा था। तो पश्चिमोत्तर भारत से उस समय
जैसे कि आगे की वीडियो में हम बताएंगे, आपको पढ़ाएंगे कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण यानी यूनानियों और ईरानियों को ही पारसी कहा जाता है। तो पारसियों का और ईरानियों का आक्रमण इसके अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इस समय पश्चिमोत्तर जो ये क्षेत्र था, पश्चिम और उत्तर का ये जो क्षेत्र था, इस समय यहाँ पर कोई ऐसा प्रभावी शासक नहीं था जो यहाँ के राजाओं मतलब वो बाहरी जो विदेशी आक्रमण थे उसको रोक सके। तो उस समय जब घनानंद का यहाँ शासन था, उसी समय से ईरानियों और यूनानियों का आक्रमण वहाँ पे प्रारंभ हो चुका था। लेकिन यहाँ से बता दें आपको, यहाँ पर जब चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को हरा करके राजगद्दी पर मगध के सिंहासन पर बैठा, उस समय पूरे पश्चिमोत्तर भारत में कई ऐसे स्थान थे जहाँ पर सिकंदर के जो कहा जाए उत्तराधिकारी कह लिया जाए, उसके बाद सेनापति कह लिया जाए, सेल्यूकस निकेटर का पूरा पश्चिमोत्तर भारत पर यानी यहाँ से लेकर ईरान तक पूरा इसका अधिकार था। इसी बीच हुआ क्या कि कहा जाता है कि यूनानियों से पूरे भारत को मुक्त कराने का श्रेय किसे जाता है, तो यूनानियों से पूरे भारत को मुक्त कराने का श्रेय जो जाता है वो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच 305 ईस्वी में ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर का सेनापति था, उसके बीच 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। और 305 ईसा पूर्व में यह युद्ध इतना बेहतरीन तरीके से हुआ था, इस युद्ध का अंदाज़ा और सिकंदर की सेना का अंदाज़ा इसी आप शब्द से लगा सकते हैं कि इतिहासकार हैं जिसका नाम जस्टिन है, उन्होंने अपने ग्रंथ में, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा राजा है जिसने 6 लाख सेना लेकर के पूरे भारत को रौंद दिया था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चंद्रगुप्त की मौर्य की सेना जो थी कितनी मजबूत थी। यानी जिस प्रकार आज हम उनको जानकारी है कि भारत की जो सेना है वो 3 है, आप जानते हैं, वायु सेना, जल सेना, थल सेना, लेकिन उस समय चंद्रगुप्त के मौर्य के पास 6 प्रकार की सेना हुआ करती थी। जैसा कि ये नहीं है, हम लोग जानकारी होगा, जैसे एक हाथी की सेना हुआ करती थी, कुछ घुड़सवार हुआ करते थे, कुछ पैदल हुआ करते थे, उस समय भी नौसेना की व्यवस्था थी उसके पास। उसके बाद रथ सेना हुआ करता था। तो 305 ईसा पूर्व में जब सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध हुआ, तो इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर का पराजय हुआ और इस पराजय में एक संधि होती है, जिस संधि में कहा जाता है सेल्यूकस निकेटर को बहुत चीज़ त्याग करना पड़ता है। वह पश्चिमोत्तर भारत में, यानी ये जो राज्य है वो जो जीता था सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर का सेनापति था, उसके बाद यहाँ से लेकर ईरान तक जो भी उसके विजित क्षेत्र थे, वह सब जितने भी विजित क्षेत्र थे वह सब दान करना पड़ा, यानी सब देना पड़ा चंद्रगुप्त मौर्य को। साथ में ही सेल्यूकस निकेटर की एक लड़की थी जिसका नाम हेलेना बताया जाता है। हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करानी पड़ी और इस प्रकार रिलेशनशिप बन गया सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में। यानी सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में रिलेशन बन गया, क्योंकि अब शादी हो चुका है तो दोनों के बीच में तो संबंध बनेगा ही बनेगा। हेलेना की शादी हो गई चंद्रगुप्त मौर्य से और चंद्रगुप्त मौर्य को ये जो इधर सेल्यूकस निकेटर के विजित क्षेत्र थे वो दान में मिल गए, इनके कब्जे में हो गए। तो इसी से खुश होकर, अभी आपको बताए थे हम कल कि मगध साम्राज्य बहुत ही भौगोलिक रूप से एक धनी क्षेत्र था, जिसमें न तो खनिज संपदा की कमी होती थी, न लकड़ी की कमी होती थी। चूँकि वह चारों तरफ से जो एरिया था जंगलों से घिरा हुआ करता था, इसलिए हाथियों की भी उनकी सेना में कमी नहीं हुआ करती थी। और सबसे मजबूत पॉइंट यही है इनका कि इसके पास, यानी पूरे जितने 16 महाजनपद हैं, सबसे ज़्यादा जो हाथी सेना थी वो मगध साम्राज्य के पास थी। तो हाथियों की संख्या यहाँ सबसे अधिक थी और इसमें से 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को ये दान में दिया था चंद्रगुप्त मौर्य। इस प्रकार ये रिलेशन बना। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर का एक जो यूनान का राजदूत था, जिसका नाम आप लोग बहुत ही जानते होंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार ये पूछता है, मेगास्थनीज को, यानी हेलेना के साथ साथ ही आए थे, ध्यान दीजिएगा, मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसको भेजा गया था? मेगास्थनीज को भेजा गया था। और मेगास्थनीज जब यहाँ पर आया था तो उसने पूरे भारत का भ्रमण किया था और भारत का भ्रमण करने के बाद मेगास्थनीज ने एक पुस्तक का रचना किया, जिस पुस्तक का नाम है इंडिका। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछता है कि इंडिका का रचना किसने किया था, तो इंडिका की रचना किसने किया था? मेगास्थनीज ने किया था।
तो इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कहा जाता है कि यहाँ पूरा ईरान के पास से लेकर, यहाँ से लेकर पूरा ईरान के पास और दक्षिण भारत तक, यानी संपूर्ण भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना कब्जा कर लिया था। उसके बाद आपको बता दें चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह जैन धर्म का अनुयायी था। कहा जाता है कि अपने शासन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो जैन भिक्षु थे जिनका नाम भद्रबाहु था, जैन भिक्षु भद्रबाहु से शिक्षा लेकर के, ज्ञान लेकर के, और ये कर्नाटक के मैसूर स्थान पर चले गए। ध्यान दीजिएगा, कहाँ चले गए? कर्नाटक के मैसूर स्थान पर चले गए, नाम सुने होंगे आप लोग। और वहीं एक पर्वत था जिस पर्वत का नाम है श्रवणबेलगोला। ध्यान दीजिए, श्रवणबेलगोला पर्वत पर जाकर के अपने अंतिम समय में श्रवणबेलगोला पर्वत पर जाकर और श्लेखना विधि वह विधि होती है जिसमें अन्न जल ग्रहण किए बिना अपने प्राणों को त्याग देना, इस विधि को हम बोलते हैं श्लेखना विधि। तो कर्नाटक के मैसूर चले गए, किससे शिक्षा ग्रहण करके? बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे, जैन धर्म के जो भिक्षु थे भद्रबाहु से शिक्षा ग्रहण करके और श्रवणबेलगोला पर्वत पर चले गए और श्लेखना विधि से अपने प्राणों का त्याग कर दिया। उसके बाद इससे एक और प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो कई बार पूछा गया है कि सुदर्शन झील का जो पुनरुद्धार है यानी निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गवर्नर थे पुष्यमित्र ने ही सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। तो इससे जो भी प्रश्न छूटते होंगे, हम बहुविकल्पी में जब ये चैप्टर महाजनपद कल ख़त्म हो जाएगा तो बहुविकल्पी में इसको हम हल करवाने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।